नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए मतदान 27 फरवरी यानी कल होगा। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी और ये सीटें अवध, बुंदेलखंड और दोआब के इलाके में हैं। इस चरण में इलाहाबाद, अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, फैजाबाद जो कि अब अयोध्या हो चुका है, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर जिलों में वोटिंग होगी। 5वें चरण के चुनाव की जिन सीटों पर मतदान कल होने जा रहा है उनमें सपा को 2012 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 31% वोट मिले थे और उसने 41 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में उसे 28.1% वोट मिले और सीटों का आंकड़ा घटकर 5 रह गया। कांग्रेस को 2012 में 13.1% वोट मिले थे जिसने 6 सीटें जीती थीं, लेकिन 2017 के चुनाव में वो सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर सकी थी। 2017 में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी को 25% वोट मिले थे और उसने 7 सीटें जीती थीं, जबकि 2017 के चुनाव में ये वोट फीसद बढ़कर 40.3% हो गया और उसे अपनी सहयोगी अपना दल एस के साथ 50 सीटों पर जीत मिली। इसमें अपना दल सोनेवाल को 3 और बीजेपी की 47 सीटें शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्हें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी धरती पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारियों ने घुसपैठ कर रखा है। उन्होंने बातचीत के दौरान पीएम मोदी से राजनीतिक समर्थन की अपील की। वे सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की तरफ से अपने पक्ष में समर्थन चाहते हैं। बता दें, भारत ने अभी तक इस मामले में बीच का रुख अपना रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण होने वाले जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने हिंसा की तत्काल समाप्ति और वार्ता करने के लिए अपने आह्वान को फिर से दोहराया और शांति के प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में मौजूदा छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता से भी अवगत कराया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को तेजी से और सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा सुविधा की भी मांग की। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूसी हमले में अभी तक 198 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विक्टर ल्याश्को ने शनिवार को बताया कि मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि उनके बयान से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हताहतों में सैन्य अधिकारी और नागरिक दोनों शामिल हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुवार से शुरू हुए रूसी आक्रमण में 33 बच्चों सहित अन्य 1115 लोग घायल हो गए। उनका ये बयान तब आया है जब शनिवार को भी कीव की सड़कों पर लड़ाई जारी है। रूस की ओर से की जा रही भयंकर बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा कि वो अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी यूक्रेन की ओर से कहा गया था कि उनका देश अपनी जमीन के हर इंच को बचाने के लिए लड़ेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर पहुंच गया है और यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी हो रही है। इस वजह से कई रिहायशी इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इमारतों पर हमला होने से रूस के वे दावे गलत साबित होते हैं जिसमें उसने कहा था कि वो आम लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के देश छोड़ने के ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा कि वो अपने मुल्क में ही रुकेंगे और लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन छोड़कर नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एपी ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से बताया कि जेलेंस्की ने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। एपी के मुताबिक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए तमाम देश उसे स्विफ्ट ग्लोबल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम से बाहर करने की योजना बना रहे हैं। कई अमेरिकी अखबारों ने इस खबर का जिक्र किया। स्विफ्ट वो इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए कोई भी देश दूसरे देश से व्यापार करने की स्थिति में फटाफट भुगतान कर देता है। इसे एक तेज सुरक्षित सिस्टम माना जाता है। पूरी दुनिया में बिजनेस का लेन देन इसी स्विफ्ट सिस्टम से होता है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन इस तरह की पहल पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि तमाम इन देशों की बड़ी कंपनियां अपना सामान रूस में निर्यात करती हैं। स्विफ्ट सिस्टम से अगर रूस बाहर हुआ तो तमाम बड़ी कंपनियों का भुगतान भी तो रुक जाएगा। बहरहाल रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की पहल आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के 2 सदस्य देश जर्मनी और इटली का रुख इस कदम पर पसोपेश वाला है।
रूस के खिलाफ शनिवार को भी दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन जारी हैं। मॉस्को और टोक्यो में हुए प्रदर्शनों में रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर करने की मांग की गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक में भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। वहीं जेलेंस्की ने एक ट्वीट कर यह भी बताया कि फ्रांस उन्हें हथियार उपलब्ध करा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को युद्ध में सहायता करने का भरोसा दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के वार्षिक कृषि मेले में कहा, अगर आज सुबह आप कुछ कह सकते हैं तो वो ये युद्ध लंबा चलेगा। मैक्रों ने चेतावनी देते हुए कहा, यह संकट बना रहेगा, ये युद्ध चलेगा और इसके साथ आने वाले सभी संकटों के स्थायी परिणाम होंगे, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन जारी करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को ऐसा करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक ज्ञापन में बाइडेन ने निर्देश दिया कि विदेशी सहायता अधिनियम के माध्यम से आवंटित $350 मिलियन को यूक्रेन की रक्षा के लिए नामित किया जाए। बाइडेन ने साथ ही कहा कि यूक्रेन रूसी हमलों को झेल रहा है, उसका संघर्ष बहुत बड़ा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसमें कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहीं रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बीच रूसी सेना ने शनिवार को दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। लगभग 1.5 लाख लोगों के शहर को लेकर अभी यूक्रेन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या वाला शहर होगा जिसे रूसियों ने गुरुवार से आक्रमण शुरू होने के बाद जब्त किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में बम बरस रहे हैं। रूसी फौजें लगातार आगे बढ़ रही हैं। भारतीय छात्रों ने बंकरों में पनाह ले रखी है। खाने पीने का संकट है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल घोषणा की थी कि भारत सरकार उन स्टूडेंट्स को मुफ्त में लाने की व्यवस्था कर रही है जो हंगरी, पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद भारतीय मीडिया को बताया गया कि कैसे रोमानिया से पहली फ्लाइट आज भारत पहुंच रही है। लेकिन सत्य हिंदी ने जिन छात्रों से बात की तो उन्होंने जो बताया वो इसके उलट है। कई छात्रों ने फोन पर सत्य हिंदी को बताया कि रोमानिया पोलैंड सीमा पर अपने खर्चे से रिस्क लेकर पहुंचे छात्रों से कहा गया कि उन्हें एक हजार अमेरिकी डॉलर यहां से निकासी का खर्चा देना होगा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो फौरन पैसे दे दिए और फ्लाइट ले ली, लेकिन जो स्टूडेंट्स भारत सरकार की मुफ्त लाने की योजना पर भरोसा करके आए थे वे अब भी वहां गिड़गिड़ा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्र निमिष चावला ने अंडरग्राउंड मेट्रो बंकर से भारतीय एम्बेसी से फोन पर बात की। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग सत्य हिंदी के पास उपलब्ध है। सत्य हिंदी को यह रिकॉर्डिंग यूक्रेन में फंसे एक अन्य छात्र पंकज ने भेजी। निमिष चावला ने भारतीय एम्बेसी में फोन करके पूछा कि पूर्वी इलाके में फंसे हम छात्रों की निकासी की यहाँ से क्या व्यवस्था है। एम्बेसी के अधिकारी ने निमिष चावला से कहा कि जो लोग बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन्हें ले जाने की व्यवस्था है। निमिष ने इस पर कहा कि खार्किव से बॉर्डर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, हम लोग वहाँ कैसे पहुँचे। अधिकारी ने कहा कि हम क्या करें ये तो आप देखो। निमिष ने कहा कि हम लोग क्या इसी बंकर में अपनी नींद हराम करते रहें। एम्बेसी के अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल यही करो। निमिष ने कहा कि सरकार ने कहा था कि 23 फरवरी को यहाँ से सभी को निकाल लेंगे, उसका क्या हुआ। अधिकारी ने कहा वो पुरानी बात थी, नई स्थिति कुछ और है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बहस में बदल जाती है। भारतीय एम्बेसी के अधिकारी का कुल मिलाकर ये कहना था कि हमें कुछ भी पता नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवर राव को जेल में वापस लौटने के लिए आवंटित किए गए समय को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने राव को दी गई मेडिकल जमानत को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें पिछले साल 22 फरवरी को वरवर राव को 6 महीने के लिए मेडिकल जमानत दी गई थी और बाद में इसे 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।